नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ ये बहुत ही दिलचस्प और प्यारी कहानी है। एक बार आप लोग सुनने बैठेंगे तो पूरा ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ कहानी का कोई भाग ना छूटे, इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे परिवार के द्वारा साजिशों के तहत जोड़ा गया ये ज़बरदस्ती का रिश्ता हमें किस मोड़ पर लेकर जाएगा, लेकिन मैं इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस लिहाज से मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाया है, और मेरे संस्कार में ये नहीं सिखाया गया है कि किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, ज़बरदस्ती ही सही। लेकिन अब हम इस पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं जिसे मैं चाहकर भी झुठला नहीं सकता। लेकिन मेरे जीवन का एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें पति का प्यार कभी नहीं दे सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो जिसका निर्वहन मैं जीवन भर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे एक पति होने की अधिकारियों की अपेक्षा मत करना। मैं जानता हूँ कि इस प्रकरण में तुम्हारा कोई दोष ना होने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, जहाँ पहले से ही मैंने किसी और को स्थान दिया हुआ है। इसीलिए शायद मेरे हृदय में ना आज तुम्हारे लिए जगह है और ना ही भविष्य में कभी हो सकता है। मैं तुम्हें किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है उसे भी मैं भुला नहीं सकता। आगे हमारा रिश्ता हमें किस मोड़ पर ले जाएगा मुझे नहीं पता, इसीलिए अब रोना धोना बंद करो और जो हो चुका है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि न चाहते हुए भी अब हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से ज़बरदस्ती जुड़ चुकी है। दोस्तों, ये इस कहानी का एक छोटा सा ट्रेलर था। अब आपको आगे की स्टोरी सुनाती हूँ। पूर्वी, उठ बेटा, आज से तेरे विवाह की रस्में शुरू हो रही हैं। अगर तू ऐसे ही सोती रही तो मैं सब कैसे संभाल पाऊंगी। पूर्वी चिल्लाते हुए कहती है, माँ, आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता कार्तिक के साथ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इतनी जल्दी शादी करवाने की है तो निधि की करवा दीजिए। मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपने एम्बिशन को छोड़कर शादी करके चूल्हा चौका संभाल लूँ? मैंने पहले ही कहा था कि मैं इन सब फालतू कामों के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शादी जैसे फालतू बातों के लिए मैं नहीं बनी हूँ, बल्कि इसके लिए निधि तैयार है। वो हर तरह से इस योग्य है। आपको मेरी शादी करवाने की बजाय उसकी शादी करवानी चाहिए। कार्तिक जैसे सुलझे हुए और समझदार इंसान को निधि जैसी लड़की सूट करती है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट कहलाएगी। मेरा तो सपना ही कुछ और है। सौम्या जी अपनी बेटी की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुम्हें हमने अपने सिर पर ज़्यादा ही चढ़ा रखा है। शायद उसी का नतीजा है कि आज तुम इतना बढ़ चढ़ कर बोल रही हो। आज से तुम्हारी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। कुछ दिनों बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, लेकिन अभी भी तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ रुक नहीं रही हैं। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे डैड की सोसाइटी में रेपुटेशन ख़राब हो? तुम्हें पता भी है कार्तिक कितने बड़े एम्पायर का इकलौता वारिस है। तुम्हारे डैड ने बहुत सोच समझ कर ये रिश्ता तय किया है। तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद तुम्हें इतना बड़ा मौका दे रही है, और तुम बेवकूफ़ लड़की इतने सुनहरे मौके को ठुकराना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारी बेवकूफ़ियों का क्या करूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि महलों की रानी बनने के लिए तुम पैदा हुई हो, निधि नहीं। निधि नौकरानी से ज़्यादा के ना तो ख्वाब देख सकती है और ना ही उसकी औकात है कार्तिक जैसे इंसान के साथ विवाह करने की। तुम अपने सुनहरे भविष्य का निधि जैसी गंवार और बेवकूफ़ लड़की से कैसे तुलना कर सकती हो? वो पैदा वो तो पैदा ही हुई है दुखों के साथ। पैदा होते ही माँ मर गई, जिसके कारण पिता ने आज तक उसे अपनी बेटी नहीं माना। आज तुम और मैं इस घर में उस बेवकूफ़ और गंवार लड़की की वजह से ही सुख भोग रहे हैं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सुख को उसकी झोली में डाल दूँ।
मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे नफरत है उसकी खूबसूरत चेहरे और स्वभाव से, क्योंकि आज तक हम माँ बेटी की तुलना लोग उसकी खूबसूरती और स्वभाव के कारण हमेशा उससे कमतर ही करते हैं, उसे ही बेहतर समझते हैं। वो तो अच्छा है कि तुम्हारे डैड उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, नहीं तो इस घर में भी हमारी इज्जत दो कौड़ी की ही रहती। न जाने इस लड़की के स्वभाव में ऐसा क्या है कि सब लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माँ के साथ यदि ये भी मर गई होती तो हमारा रास्ता एकदम क्लियर हो जाता। खैर कोई बात नहीं, उसका रहना ना रहना हमारे लिए कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि इस घर में जब तक मैं हूँ उसे कोई अहमियत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का प्यार और अधिकार किसी के साथ बंटने नहीं दे सकती। और तुम मुझे सलाह दे रही हो कि मैं तुम्हारा सुनहरा भविष्य उसके साथ बांट लूँ? तुम तो मॉडल बनने के चक्कर में पागल हो चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें ऐसे गलत फैसले नहीं लेने दूंगी, इसीलिए चुपचाप मेरी बात को मान लो और शादी तक अपना मुंह बंद कर लो, वरना तुम्हारा मॉडल बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। विवाह में हो रही रस्मों के बीच कार्तिक के जीजा आनंद जी कार्तिक की खिंचाई करते हुए कहते हैं, वाह भाई साले साहब, आपने तो कमाल ही कह दिया। आज की नई जनरेशन में पैदा होने के बावजूद शादी जैसे मसले पर आपने तो कोई नखरा दिखाया ही नहीं। ले देकर एक यही वक्त तो हम लड़कों के जीवन में आता है जब हम थोड़ा बहुत नखरा दिखा पाते हैं। बाकी समय तो बीबी के नखरे उठाने में बीत जाते हैं, और तुम अपनी भलमानसाहत के चक्कर में वो सुनहरा वक्त भी गंवा दिया। सीधे सीधे पहली नज़र में ही लड़की को देखकर शादी के लिए रजामंदी दे दी, ना ही दोबारा मिलने की फरमाइश की, और ना ही अपने इस नए रिश्ते में जुड़ने से पहले एक दूसरे को समझने के लिए समय मांगा। क्यों भाई, आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? थोड़ा सा तो समय लिया होता एक दूसरे को समझने में, क्योंकि ये रिश्ता जन्म जन्म का होता है। इसे जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं है। कार्तिक आनंद से कहते हैं कि जीजू, मैंने पहले ही माँ को समझा दिया था कि मैं किसी लड़की को देखने जाऊँगा तो वो चाहे जैसी भी हो मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ होगी, क्योंकि किसी भी लड़की को देखने के बाद मैं उसे ना नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से शायद पूर्वी ही वो लड़की है जो मेरे लिए बनी है। साले साहब, आप भी एकदम नायाब पीस हैं। आज के समय में जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को समझने के लिए परिवार से वक्त मांगते हैं, उसके बावजूद भी अपने रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं कर पाते, वहाँ आपने पहली बार में ही पहली लड़की को देखकर ही हाँ कर दी। मुझे तो आपके स्वभाव के बारे में जानकर ताज्जुब होता है कि आप हमारी जनरेशन की ही लड़के हैं या आदम जमाने की। खैर छोड़िए, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बस आपके चेहरे पे खुशियाँ देखनी हैं, और फिर आपने जिस लड़की को अपने लिए पसंद किया है सोच समझकर ही किया होगा। मुझे बस इस बात की चिंता लगी रहती है कि आप जितने केयरिंग और गंभीर इंसान हैं, आपको जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी के द्वारा छला ना जाए, क्योंकि मैं ये भली भांत जानता हूँ कि जीवन में एक बार अगर आप किसी से धोखा खा जाते हैं तो जीवन भर उसे भूल नहीं पाते, और जीवन भर हमें इस बात की टीस महसूस होती रहती है। मेरी तरफ से तो आपके लिए जीवन में यही शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा सही निर्णय लें और जीवन भर खुश रहें। दोनों परिवारों के बीच इस वक्त खुशियों का माहौल बना हुआ था। कार्तिक के नाम की हल्दी पूर्वी के घर पहुंच चुकी थी। मालती बुआ हल्दी का कटोरा अपने हाथ में लेकर पूर्वी के पास जा रही होती हैं। तभी पास में खेल रहे बच्चों की शैतानियों के कारण धक्का लगने से हल्दी का कटोरा सामने से आ रही निधि के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए वहाँ फुसर फुसर शुरू हो जाती है। सौम्या जी जब देखती हैं कि हल्दी निधि के ऊपर गिर गई है तो बौखलाते हुए कहती हैं कि तुम कुछ देर शांति से अपने कमरे में नहीं बैठ सकती? जब देखो तब इधर से उधर कमर मटकाती रहती हो। निधि को डांट पड़ता हुआ देखकर मालती बुआ अपनी गलती मानते हुए कहती हैं, भाभी, इसमें उस मासूम बच्चे का कोई दोष नहीं है। ये कटोरा मेरे हाथों से गिरा है, और इन शैतान बच्चों की वजह से घर में आए रिश्तेदारों को देखकर सौम्या जी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हुए फिर से दोबारा हल्दी तैयार करने के लिए
कहती हैं क्योंकि कार्तिक के यहाँ से आई हुई हल्दी पूरा का पूरा निधि के ऊपर गिर चुका था। पूर्वी को अपनी शादी की रस्मों में कोई खास मतलब नहीं था। वो अपने माँ बाप के डर की वजह से ज़बरदस्ती वो इन सब रस्मों में शामिल हो रही थी। उसने ये शादी तुड़वाने के लिए एक दो बार कार्तिक से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर सौम्या जी ने उसे डरा धमका कर रोक दिया था। उसे तो बस अपने कैरियर और सपने से मतलब था। उसे इंतज़ार था बस एक फ़ोन कॉल का, जिसके कारण उसका सपना पूरा होने वाला था। पूर्वी ने कई बार इस शादी के खिलाफ भी गई, लेकिन सौम्या जी ने ये बात अपने तक ही दबा कर रखा था। वो जानती थी कि अगर ये बात पूर्वी के डैडी तक पहुंच गई तो मामला बिगड़ सकता है और उसके हाथ से एक सुनहरा मौका पूर्वी की बेवकूफ़ी की वजह से चला जाता। निधि अधिकांश चुप ही रहा करती थी, इसीलिए जब सौम्या जी ने हल्दी के जाने पर सबके सामने उसे बेवजह डांटा तो वो अपने कमरे में वापस चली गई और अपनी गलती ना होने पर भी सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि वो कितनी भी सफाई दे दे सौम्या जी उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करेंगी। निधि को चुपचाप कमरे में जाता हुआ देखकर मालती जी को बुरा लगता है। वो निधि के कमरे में जाती हैं और उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटी तुम दुखी मत हो, हल्दी गिरना तो बहुत शुभ शगुन होता है। ज़रूर कान्हा जी ने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जब से हल्दी वाला वाक़या हुआ था, निधि ज़्यादातर अपने कमरे में ही रह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूर्वी की शादी में किसी भी तरह की खलल पड़े। उसे मालूम था कि अगर वो बार बार सौम्या जी के सामने आएगी तो वो ना चाहते हुए भी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए निधि को अपनी जली कटी सुनाने से बाज नहीं आएंगी। भले ही सौम्या जी का व्यवहार निधि के लिए कड़वा था, लेकिन निधि के मन में पूर्वी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी और पूर्वी भी निधि के साथ कभी कुछ बुरा नहीं कहती थी। इसीलिए निधि चाहती थी कि पूर्वी का विवाह सौम्या जी के मुताबिक अच्छे से संपन्न हो जाए। दुष्यंत जी का घर आज काफ़ी मनोमोहक लग रहा था, जो वैवाहिक कार्यक्रमों के कारण दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर परिवार और रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। सौम्या जी बेटी के विवाह में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए स्वयं सारे काम काज देख रही थी। सभी नौकरों को सख्त निर्देश दे रही थी कि अपना काम ठीक तरह से करें, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। पूर्वी मेम साहब की शादी में नहीं तो उनका गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। नौकर भी सौम्या जी के स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा कोई भी गलती हो और सौम्या जी डांट फटकार कर उन्हें नौकरी से बेदखल कर दें। वैसे भी इस घर में उन्हीं की चलती थी, क्योंकि दुष्यंत जी सौम्या जी की बातों पे इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने कभी उनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनकी सोच भी थी कि घर की बागडोर घर की औरतें ही अच्छे से संभाल सकती हैं, इससे संभालना पुरुष के बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना दायरा अपने ऑफिस तक ही बनाए रखा। वो सौम्या जी के किसी भी मामले में नहीं पड़ते थे। शायद यही वजह थी कि सौम्या जी काफ़ी स्वच्छंद और आज़ाद हो गई थी। उन पर कोई पाबंदी और बंदिशें नहीं थी, इसीलिए वो अपनी मर्जी की मालिक थी। जब देखो तब नौकरों को डांट दिया करती थी। निधि तो उसकी आँख की किरकिरी थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मौका मिलने पर अपनी भड़ास निकाल लिया करती थी। इस वजह से निधि ने भी अपना दायरा बना लिया था। वो सुबह कॉलेज जाया करती, फिर घर के कामों में नौकरों की मदद कर दिया करती थी। नौकर भी निधि को बहुत पसंद करते थे, लेकिन बेचारे ठहरे घर के नौकर सौम्या जी के आगे उन लोगों की क्या औकात। उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम तो करना ही था, इसीलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे। सौम्या जी जब कमरे में पूर्वी के विवाह के लिए तैयार करवा के गए कपड़े लेकर आती हैं तो पूर्वी फ़ोन पे किसी से बातें कर रही थी। सौम्या जी को कमरे में आता हुआ देखकर वो फ़ोन काट देती हैं। सौम्या जी पूर्वी के पास आकर उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, आज तुम्हें दुल्हन की तरह मैं तैयार करूँगी, मेरा ये सपना था।
कि मैं अपनी राजकुमारी को खुद अपने हाथों से तैयार करके डोली में बिठाऊं। और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। सौम्या जी की बातें सुनकर पूर्वी थोड़ी देर के लिए बेचैन हो जाती है। जैसे लग रहा था इस समय उसके मन में कुछ उथल पुथल चल रही हो, लेकिन वो सौम्या जी के सामने अपने मन के भावों को उजागर नहीं होने देती और चुपचाप सौम्या जी के गले लगकर उनकी बात मान लेती है। पूर्वी अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन इस नाजुक समय में अपनी माँ के प्यार और भावनाओं को देखकर कुछ पल के लिए उसका मन अजीब सी कसमकस में घिरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपने कैरियर को महत्व दे या अपनी माँ की भावनाओं को। सौम्या जी बड़े प्यार से बेटी को दुल्हन बना रही थी। बेटी के लिए देखी हुई सारे सपने आज उनके सच होने वाले थे। सौम्या जी पूर्वी को तैयार करके उसकी नज़र उतारते हुए आगे का सब कुछ समझाकर बाहर की तैयारियां देखने के लिए चली जाती हैं। बेटी को दुल्हन बना देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन वो अपने आंसुओं को बेटी के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। बारात दरवाजे पे आ चुकी थी। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। बारात के स्वागत के लिए सभी लोग दरवाजे पे पहुंच चुके थे। कार्तिक दूल्हे की पोशाक में बहुत ही जच रहे थे। कार्तिक की तारीफ करते हुए आनंद जी कहते हैं कि माशाअल्लाह, आज आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, कहीं हमारी नज़र ही ना आपको लग जाए। आनंद जी की बातों को सुनकर कार्तिक मुस्कुराते हुए धीरे से कहते हैं कि मेरी तो आज शादी है, इसीलिए मैं जच रहा हूँ, लेकिन आप भी आज कुछ कम नहीं लग रहे हैं। दीदी से कहना पड़ेगा कि आपकी नज़र उतार ही ले। हमें यार, क्या गजब ढा रहे हो। अब हंसी खुशी के माहौल में कहाँ दीदी को बुलाकर मज़ा किरकिरा करवाना चाहते हो। पीछे से श्रेया आते हुए पूछती है कि किसके मज़े किरकिरे हो रहे हैं, ज़रा हम भी तो सुने। अरे बीबी, तुम कहाँ थी? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था कि तुम्हारी कमी खल रही है। आनंद जी की बात सुनकर कार्तिक जब तिरछी नज़रों से उनकी तरफ देखता है तो वो अपनी एक आंख दबाते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। अब तक घोड़ी से कार्तिक को भी उतार लिया गया था। सब लोग मिलकर बाहर डांस कर रहे थे। जब सौम्या जी आरती की थाली लिए दामाद के स्वागत के लिए दरवाजे पर आती हैं। दामाद के स्वागत के बाद बारात को अंदर लाया जाता है। धीरे धीरे सभी रस्में आगे बढ़ रही थी। जब दुल्हन को लाने की बारी आई तो सौम्या जी स्वयं अपनी बेटी को लेने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। देर होने की वजह से बाहर खुसर फुसर शुरू हो गई थी। दुल्हन को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? तभी दरवाजे पे सौम्या जी दुल्हन को अपने साथ लिए आ रही होती हैं। अब सबका ध्यान दुल्हन की तरफ था। दुल्हन को कार्तिक के बगल में लाकर सौम्या जी बड़े प्यार से बिठा देती हैं और पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की विधि शुरू करते हैं। कार्तिक जब दुल्हन की मांग में सिंदूर बहते हैं और मंगलसूत्र पहना रहे होते हैं तो उनके हाथों पे आंसुओं की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आता है। लेकिन कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये शादी पूर्वी मजबूरी में कर रही है? इस वक्त दुल्हन के रोने की वजह क्या है? क्या पूर्वी शादी के लिए तैयार नहीं थी? उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया है। विवाह की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। अब आ जाती है विदाई का समय। सौम्या जी दुल्हन को गले लगाते हुए धीरे से कहती हैं, इस घर और उस घर दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। विवाह की सभी रस्मों में पूरी रात निधि कहीं नज़र नहीं आई थी। विदाई के वक्त मालती बुआ से रहा नहीं गया। उन्होंने आखिर सौम्या जी से पूछ ही लिया कि निधि कहाँ है? उसकी बहन की विदाई हो रही है, कम से कम अब तो उसको बुला लीजिए। लेकिन इस वक्त बुआ जी की बातों को सौम्या जी ने अनसुना करके रस्मों को आगे बढ़ाते हुए दुल्हन की विदाई पर ही ध्यान लगाए रखा। मालती जी को उनका व्यवहार थोड़ा अटपटा सा लगा रहा था, लेकिन इस वक्त कुछ कहना गलत होता है, इसीलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। दुल्हन की जब विदाई हो गई तब जाकर सौम्या जी ने चैन की सांस ली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था उनके सर का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अब तक टेंशन में जो सांसें वो नहीं ले पा रही थी वो अब जाकर सामान्य हुआ।
गाड़ी में घूंघट के अंदर दुल्हन के सिसकने की आवाज़ सुनकर कार्तिक को बड़ा ही अजीब लग रहा था। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि पूर्वी, आप रो क्यों रही हैं? आपके माता पिता से बिछड़ने का दुख है तब तो ठीक है, लेकिन मैंने मंगलसूत्र पहनाते वक्त भी आपकी आंखों में आपके आंसुओं को महसूस किया है कि आप इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हो गई है तो आप मुझसे बता सकती हैं। कार्तिक दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुके थे। घर में गृह प्रवेश की ज़बरदस्त तैयारी हुई थी। दुल्हन ने चावल के कलश को दाएं पैर से गिराकर आलते की थाली में अपने पैरों को रंग कर पैर के पद छाप छोड़ते हुए घर में प्रवेश किया। अब नए जीवन में प्रवेश कारण था या कुछ और, लेकिन इन सब हंसी खुशी के माहौल के बीच में भी दुल्हन की धड़कनें बुलेट ट्रेन के माफिक बढ़ी हुई थी। गृह प्रवेश के बाद परिवार और रिश्तेदारों के साथ और भी बहुत सी रस्मों को निभाते निभाते दोनों विवाहित जोड़े पूरी तरह से थक चुके थे। दुल्हन को थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया जाता है। कमरे में पहुंचकर दुल्हन की धड़कनें बेतहासा दौड़ रही थी। वो घबराई हुई नज़रों से कमरे का प्रतीक्षण कर रही थी। सामने कार्तिक की बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम लगी हुई थी। धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए फ़ोटो फ्रेम के पास पहुंचकर सिसकती हुई धीमी आवाज़ में बात करते हुए कहती है, कार्तिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैं तो बस अपने माता पिता की इज्जत को समाज में मटिया मेट होने से बचाने के लिए आपकी दुल्हन बन बैठी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं आपको किस तरह से फेस कर पाऊंगी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा करना होगा। बहन के होने वाले पति के साथ 7 फेरे लेने होंगे। मुझे नहीं पता कि आगे भविष्य में ईश्वर ने मेरे जीवन में क्या लिखा है। इस गलती के लिए आप मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। आपके साथ हुए इस धोखे पर आपका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मैं इन 7 फेरों का सम्मान करते हुए आपके हर फैसले में आपका साथ दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि जो धोखा मेरे परिवार और मैंने आपको दिया है उसके लिए मुझे आप द्वारा दी गई कोई भी सज़ा मंजूर है। दूसरी तरफ कार्तिक दोस्तों के बीच घिरा हुआ हंसी मजाक में शामिल हो रहे थे। दोस्त जब उन्हें छेड़ रहे थे तो अपनी नई दुल्हन के लिए मन में अलग तरह के एहसास का अनुभव कर रहे थे, जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल है। जिस लड़की के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अग्नि के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, जो अब उनकी जीवन संगिनी थी, जिसके साथ अब उनका रिश्ता जीवन भर के लिए जुड़ चुका था, उसके बारे में सोचकर मन को एक अलौकिक अनुभूति का एहसास हो रहा था। उन्हें याद आ रहा था पूर्वी से वो पहली मुलाकात, जब उन्होंने उसे पहली बार में देखकर ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। पूर्वी बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही साथ उसकी चंचलता कार्तिक को भा गई थी, और ऐसे भी उनके सिद्धांत आज के लड़कों से थोड़ा अलग था। उन्होंने पहले ही अपनी माँ को समझा दिया था कि जब भी वो किसी लड़की को देखने जाएंगे तो उसी से विवाह करेंगे, क्योंकि किसी लड़की को देखकर बाद में नापसंद करना या शादी के लिए ना करना, उस लड़की का दिल तोड़ना उनकी नज़रों में गलत है। इसलिए कार्तिक की माँ ने पहले ही पूर्वी के बारे में सब जानकारी हासिल कर ली थी। उसके उपरांत कार्तिक से बात करके लड़की देखने गई थी। काफ़ी रात हो चुकी थी जब आनंद बाबू ने कार्तिक के दोस्तों से विदा लेते हुए कहा कि भाई, अब तो अपने दोस्त को छोड़ दीजिए। कब से बेचारी नई नवेली दुल्हन अपने साजन का इंतज़ार कमरे में कर रही है, और आप लोग हैं कि बेचारे को यहाँ से हिलने ही नहीं दे रहे हैं। कम से कम अपने दोस्त के मनोभावों को तो समझिए, क्योंकि उनके भी मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे अपनी नई नवेली दुल्हन से मिलने के। बेचारे पर रहम कीजिए और उसको कुछ वक्त दीजिए अपनी दुल्हन के साथ बिताने का। आनंद बाबू की बात दोस्तों की समझ में भी आ गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने अपने पास ऐसे ही कार्तिक को बिठाए रखा तो आज की रात तो ऐसे ही बीत जाएगी, और बेचारा संकोच में कुछ कह भी नहीं पाएगा। सभी लोगों से विदा लेकर
कार्तिक अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजे पे किसी की आहट सुनकर दुल्हन घूंघट से अपना चेहरा ढकते हुए चुपचाप बिस्तर पे बैठ जाती है। सामने से आ रहे भयंकर तूफान को झेलने की हिम्मत जुटाने लगती है, क्योंकि उसे इस बात का तो अंदाज़ा था कि आगे जो कुछ भी होगा वो सामान्य नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो दोनों के बीच में वो घड़ी आने वाली थी जब कार्तिक के सामने खुलासा होने वाला था कि अपने लिए उन्होंने जिस लड़की को जीवन संगिनी के रूप में पसंद किया था वो लड़की ही बदल दी गई है। उनके साथ जीवन का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जिसे उन्होंने देखा, पसंद किया, वो तो उनकी दुल्हन बनी ही नहीं, बल्कि ऐसी लड़की दुल्हन बन बैठी है जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ज़बरदस्ती उस लड़की को उनकी जीवन संगिनी बनाकर उनके जीवन में प्रवेश कराया गया है। जैसे जैसे पैरों की आहट दुल्हन के करीब आती जा रही थी, उसकी धड़कनें उसी रफ्तार में बढ़ती जा रही थी। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अब आगे जो कुछ भी होगा उसे मैं अपनी नियति मान कर स्वीकार कर लूँगी। कार्तिक दुल्हन के नज़दीक आकर बेड पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इतना लंबा इंतज़ार करवाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, दोस्तों की महफिल जमा हुई थी जहाँ से निकलने के लिए दोस्तों के बीच फुर्सत ही नहीं निकाल पा रहा था। आज की रात थकी होने के बावजूद मेरी वजह से आपको बेवजह परेशानी उठानी पड़ी, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि आपको सो जाना चाहिए। आप वैसे भी दिन भर की रस्मों के कारण काफ़ी थक गई होंगी और मेरे इंतज़ार में लंबे वक्त तक बैठे बैठे आपकी थकान और भी बढ़ गई होगी, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। आपके कपड़े कवर्ड में रखे हुए हैं। आप अगर चाहें तो इन भारी भरकम कपड़ों से खुद को निजात दिला सकती हैं। कार्तिक जी की नॉर्मल बातों को सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या सचमुच इतना बड़ा धोखा होने के बाद भी वो इस तरह से जेंटलमैन जैसी बातें कर सकते हैं? लेकिन फिर अपनी स्थिति का अंदाज़ा होते हुए उसे खुद पर ही शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि वो तो अपना चेहरा घूंघट के अंदर छुपाए बैठी थी। अब उसे समझ आ रहा था कार्तिक जी के इतने नॉर्मल बिहेवियर का कारण, क्योंकि अब तक तो उन्होंने उसका चेहरा ही नहीं देखा था। शादी से लेकर अब तक की सारी रस्मों में उसने अपने माँ बाप द्वारा समझाए गए घूंघट में चेहरा छुपाए रहने वाली बात को हर पल आत्मसात किया था। शायद इसीलिए कार्तिक जी की नज़र अब तक दुल्हन के चेहरे को नहीं देख पाई थी। जब तक कार्तिक फ्रेश होकर बाहर आई, दुल्हन अपनी सोच के उधेड़ बुन में उलझी हुई थी। उसे उसी तरह बैठा हुआ देखकर कुछ पल के लिए कार्तिक को ताज्जुब हुआ कि आखिर वो ऐसे क्यों बैठी है। पूर्वी इतनी शांत तो नहीं थी। भले ही उनकी थोड़ी देर की मुलाकात थी, लेकिन फिर भी सबके स्वभाव का अंदाज़ा पल भर में हो जाता है। फिर सोचा कि हो सकता है आज की रात के बारे में सोचकर नर्वस हूँ, इसीलिए घबराहट के कारण कोई फैसला नहीं ले पा रही है। कार्तिक को महसूस हो रहा था कि हो सकता है कमरे में उनके आसपास रहने की वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो, इसीलिए वो अपना तकिया और कंबल लेकर स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। कार्तिक का पूरी तरह से कमरे से बाहर चले जाने के बाद दुल्हन थोड़ी राहत महसूस करती है और कवर्ड से अपना सामान निकाल कर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ स्टडी रूम में अपना बिस्तर जमाते हुए कार्तिक मन ही मन सोचते हैं कि पूर्वी इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों है। शादी के वक्त भी रो रही थी, उसकी सिसकियाँ क्यों मुझे बेचैन कर रही हैं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी गड़बड़ हुई है जो मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। क्या पूर्वी शादी के लिए तैयार नहीं थी? परिवार की ज़बरदस्ती के कारण शादी हुई है? अगर ऐसा हुआ है तो फिर मुझे इस बारे में सुबह पूर्वी से बात करनी होगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती से नहीं बांधा जा सकता है। जब तक इस रिश्ते में आपसी रजामंदी ही ना रहेगी, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ पाएगा। मुझे सुबह ही उससे इस बारे में बात करनी होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जिसके कारण वो इतनी परेशान है। इसी कसमकस में थके हुए कार्तिक को नींद आ जाती है। सुबह दुल्हन तैयार होकर कमरे में फिर से घूंघट के अंदर चेहरा छुपाए हुए बैठी थी। रात तक तो ठीक था,
लेकिन सुबह भी घूंघट के अंदर चेहरा ढक कर बैठना कार्तिक को अजीब लग रहा था। कार्तिक बिस्तर पर बैठते हुए दुल्हन के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहते हैं, पूर्वी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करोगी तो मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, क्योंकि कल भी मैंने तुमको परेशान देखा था। आज भी तुम अब तक मुझसे चेहरा छुपाए हुए बैठी हो। क्या तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी? तुम्हारे परिवार वालों ने किसी तरह की ज़बरदस्ती की है तुम्हारे साथ? अगर तुम चाहो तो तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने में। कार्तिक की बातों को सुनकर दुल्हन अपनी आंखों को बंद करके अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। जब कार्तिक ने उसके चेहरे से घूंघट उठाने की कोशिश की, उसने एक बार भी उन्हें नहीं रोका। लेकिन चेहरे से घूंघट उठाते ही कार्तिक के होश उड़ गए। घूंघट उठाते ही कार्तिक एक पल में अपनी दुनिया बदल जाने के कारण बेतहासा पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए, तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो? पूर्वी कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में पूर्वी के स्थान पर बैठने की? अब तक ज़बरदस्ती रोके हुए आंसुओं को निधि और अधिक रोक ना सकी और रोते ही कार्तिक के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए कार्तिक जी, आपकी शादी मेरे साथ ही हुई है। मैंने पूर्वी का स्थान भले ही लिया है, लेकिन मैं सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत बचाना चाहती थी, इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपका साथ दूंगी। एक बार शांत मन से मेरी बातें सुन लीजिए। आप जैसे इंसान को धोखा देकर मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार आपको अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, लेकिन कम से कम एक बार मेरी सच्चाई जान लीजिए तो आपको फैसला लेने में आसानी होगी। इस समय कार्तिक को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो दीवार का सहारा ना ले तो चक्कर खाकर गिर पड़ता। आज उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, इस बात का सपने में भी अंदाज़ा नहीं था। जिसे वो पूर्वी समझकर ब्याह कर लाए थे वो तो कोई और है। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? जीवन के इतने बड़े फैसले को कोई मजाक कैसे बना सकता है? इन सब बातों को सोच सोच कर कार्तिक का दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। अगर वो कुछ देर और उस कमरे में रहता तो शायद अपने गुस्से को और ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाता और निधि के साथ कुछ बहुत बुरा कर देता। इसीलिए इस वक्त उन्होंने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। निधि को कमरे में अकेला छोड़ गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का दूसरा भाग तुरंत सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इसी कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप लोग प्लीज़ लिंक चेक कर लेना और जल्दी से हमारे उस चैनल पर जाकर इस कहानी के दूसरे भाग को भी ज़रूर सुन लेना। और प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग कहानियाँ सुन लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किए बिना और कहानी को लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाना।